हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है सरोज की माँ की आयु सरोज की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो पहले लाइन में ही हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि जो माता जी की आयु होगी वो सरोज की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको मानना किस तरीके से वो हम इसमें से क्लियर कर लेंगे। आगे देखते क्या लिखा है। यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष बाद सरोज की जो आयु होगी उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। ठीक है, अब ये शब्दों को हमको समझना है। यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे। देखते आगे क्या कहा है। उनकी आयु हमको ज्ञात करने को कहा गया है। उनकी मीन्स दोनों जन की, सरोज की और सरोज के माता जी की, हमको दोनों जन की आयु ज्ञात करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर पहली लाइन हम ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि सरोज की माँ की जो आयु होगी वो सरोज की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो हमको देखो समीकरण बना के नॉर्मली इसको सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उनकी आयु हमको ज्ञात करने को कहा गया है, तो जो हमको ज्ञात करने को कहा जाता है उसको हम मानते हैं चर x के रूप में और सवाल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों जन की आयु को कंपैरिजन किया गया है। अब जो माता जी की आयु है वो सरोज की आयु की 6 गुनी है। तो हम दोनों में से मानेंगे किसकी आयु को पहले, तो मानना पड़ेगा सरोज की आयु को। तो सरोज की जो आयु होगी उसका 6 गुना हम कर देंगे तो माता जी की आयु हो जाएगी। तो जस्ट यहीं से स्टार्ट करते सवाल को। देखो, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि माना कि जो सरोज है, ठीक है, सरोज की वर्तमान आयु, सरोज की वर्तमान आयु यानी अभी की जो हाल की उम्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, सरोज की x वर्ष है, अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, x वर्ष की मान लिया हमने सरोज की वर्तमान आयु। तो सरोज के माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, देखो बताया गया है सरोज की माँ की आयु सरोज की आयु की 6 गुनी है। तो इसका 6 गुना मीन्स x का 6 गुना क्या हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो सरोज की माँ है, ठीक है, सरोज की माँ की जो वर्तमान आयु होगा कि वर्तमान आयु सरोज की आयु की 6 गुना। तो सरोज की वर्तमान आयु अगर x हमने लिया है तो इन x का 6 गुना मीन्स x में क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई। तो 6x क्या हो गया, किसी भी संख्या का 6 गुना करना हो तो हमको पता है ये मल्टीप्लाई। 6 अधिक बोला होता तो हम 6 क्या करते, इसमें ऐड करते, प्लस करते। यहाँ गुना शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई दोनों जन की वर्तमान आयु। ये सरोज की वर्तमान आयु हो गई और ये हो गई सरोज के माता जी की वर्तमान आयु। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आगे देखते। देखो समीकरण कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ से देखो 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या कहा गया है, बाद शब्द का प्रयोग किया है मीन्स 5 ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुमको कहूँ कि 5 वर्ष बाद सरोज की आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे सर वर्तमान आयु जो होगी उससे तो 5 ज़्यादा ही होगी। ठीक है, मान लो सरोज अभी 10 साल की है तो 5 साल बाद कितना, 15 साल की। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हमने, 10 में 5 ऐड किया, लेकिन वर्तमान आयु हमको पता नहीं, हमको x दिया है। तो x में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा x + 5 तो 5 साल बाद की सरोज की आयु होगी। देखो क्या कहा गया है, सरोज की जो 5 साल बाद की आयु है माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है, तीसरा भाग होना। ठीक है, किसी भी संख्या का 1/3, तो 1 का तिहाई भाग क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/3। ठीक है, मैं तुमको कहूँ 6 का तिहाई क्या होगा, कोई भी ऐसे नॉर्मली, तो उसका 1/3 भाग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इसी पर से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार बता देंगे कि समीकरण हमने बनाया। देखो तो यहाँ डायरेक्ट बना सकते, खाली बताना पड़ेगा कि ये हम बना रहे कहाँ से बन रहा है, तो प्रश्नानुसार। तो यहाँ से प्रश्नानुसार हम क्या कर सकते, देखो अब जो कहा गया उसी को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। जो ये 2 लाइन में लैंग्वेज दी गई है हमको, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखते। देखो 5 वर्ष बाद सरोज की आयु, तो पहले 5 वर्ष बाद सरोज की आयु क्या होगी वो लिखो। तो देखो अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 होगी, 5 बढ़ जाएगी, जो भी रही होगी, 10 होगी तो 15 हो जाएगी, 15 होगी तो 20 हो जाएगी। x की कीमत तो हमको पता नहीं है, यानी जो भी होगी 5 ज़्यादा ही होगी वर्तमान से। अभी जो आयु होगी उससे 5 ज़्यादा ही 5 वर्ष बाद होगी। ठीक है, क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद सरोज की जो आयु है, ठीक है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। उनकी माता जी की जो वर्तमान आयु होगी उसकी तिहाई। तो वर्तमान आयु कौन सी, अब ध्यान देना यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, 5 वर्ष बाद हम जब सवाल करते तो सरोज की आयु में भी 5 ऐड कर देते और जो माता जी की आयु, सरोज की माँ की जो आयु है उसमें भी हम 5 ऐड कर देते और उसका तिहाई कर देते। उसका तिहाई हमको नहीं दिया, हमको दिया गया है वर्तमान आयु का तिहाई। जो सरोज की माँ है उनकी वर्तमान आयु का तिहाई है, तो उनकी वर्तमान आयु 6x है, यानी 6x का
तीसरा भाग, अथवा इसको हम कह सकते हैं इसका तिहाई यानी 1/3 भाग, तो वो हो जाएगा सरोज की 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी, यानी सरोज की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष देखो इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखो सरोज के 5 वर्ष के बाद की आयु, वर्तमान में x, 5 वर्ष के बाद x + 5 हुई, ये पूरी इतनी आयु हो गई, ठीक है। माता जी के वर्तमान आयु क्या थी 6x, 6x की कितनी थी तिहाई, तो तिहाई का मतलब क्या होता है तीसरा भाग, तो हमने इसका 1/3 भाग कर दिया, तो ये बन गया समीकरण। अब इसको सिंपली हल करेंगे तो x की कीमत निकलेगी, और हमको पूछा क्या गया है उनकी आयु ज्ञात करो, उनकी आयु यानी दोनों जन की, तो सरोज की आयु कितनी है x, और माँ की आयु कितनी है सरोज के, तो उनकी आयु है 6x, तो हम क्या करेंगे जनरली x की जो कीमत आएगी निकाल के इसमें रख देंगे, और समीकरण हमारा सवाल क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर 3 से ये 6 को हम काट सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि गुणे में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो देखो x + 5 को तो मैं वैसा का वैसा रख देता हूँ, यहाँ पर देखो x + 5 तो वैसा इक्वल टू 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से बचा 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो अब यहाँ पर एक ही नॉर्मल सा रूल याद रखने का कि चरों को एक तरफ कर देने का, संख्याओं को एक तरफ, तो यहाँ पर चर को हमेशा लेफ्ट साइड में ले आने का, तो देखो पहले से x तो यहाँ पर है ही, अब यहाँ पर 2x जो है वो राइट साइड में, तो उसको हम यहाँ पर पक्षांतर अंदर की ओर कर देंगे, तो 2x प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखने का कि जिस तरफ चर को हम करते उसके सामने के साइड संख्याओं को कर देने का, तो यहाँ पर अगर 2x को मैं अंदर लाऊंगा तो संख्या कौन सी बची एक हमारे पास 5, तो अगर 5 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, दोनों एक ही तरफ रखेंगे तो फिर सवाल नहीं होगा, हमको एक तरफ संख्या को करना एक तरफ चर को, तो ये 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 5 प्लस का है, सामने आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते, तो देखो अब यहाँ पर 2x माइनस का है और x प्लस का है, आगे कुछ नहीं तो एक तो होता ही है। अब देखो 2x में से, अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1x बचेगा, 1x का हो या फिर x का हो एक ही बात है, 1x बचेगा यहाँ पर, लेकिन चिन्ह बड़ा कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर हमको माइनस का सिंबल रखना पड़ेगा, और इक्वल टू कितना बचा माइनस का 5। अब सामने सामने माइनस कैंसिल कर सकते हो, अथवा इसको अपॉन में ले जाएंगे, देखो तो यहाँ से x की कीमत कितनी हो जाएगी, तो -5 अपॉन ये -1 नीचे जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कटता है ये माइनस, और 5/1 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है, तो यहाँ से जो x की कीमत आ गई वो कितनी हो गई 5, और यही x तो हमने क्या माना था, तो हमने माना ही था कि सरोज की जो वर्तमान आयु है उसको हमने क्या माना था x वर्ष, तो यहाँ से हम लिख के लास्ट में बता देते। अब देखो यहाँ पर x की कीमत रखेंगे तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर x की कीमत रखेंगे तो 6 गुना हो जाएगा उसका, तो वो क्या हो जाएगा सरोज के माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो दोनों जन की अलग अलग आयु निकाल देते, तो देखो यहाँ पर निकाल देते सरोज की वर्तमान आयु, तो सरोज की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने माना था कितनी x वर्ष, तो यहाँ पर जब x की जगह हमने हल करके निकाला है कितना आया है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो गई 5 वर्ष। उसी तरीके से उनके माता जी की वर्तमान आयु भी निकालना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे निकाल देते, देखो सरोज की माँ की वर्तमान आयु, देखो तो यहाँ से माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी है हमने देखा, तो यहाँ पर कितनी है 6x है, ठीक है 6x, यहाँ पर x की कीमत रखना पड़ेगा, तो देखो आयु थी 6x वर्ष। अब यहाँ पर जब हम देखो यहाँ पर x की कीमत रखेंगे तो यहाँ पर 6 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, x की जगह कितना रखेंगे 5 हमने निकाला है तो 5 रखेंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 पंचे 30, यानी 30 वर्ष क्या हो जाएगी सरोज के माँ की आयु। तो ये हमने अलग अलग दोनों जन की आयु निकाला, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते क्या था। तो यहाँ पर जो बोला जाएगा उसी हिसाब से हम करेंगे। देखो पहली लाइन जो हमको बोली गई थी कि सरोज की माँ की आयु सरोज की आयु की 6 गुनी है, तो हमने पहले तो सरोज की आयु को x मान लिया, जिससे क्या उनके जो माँ की आयु होगी वो 6x होगी, ठीक है, जो पहली लाइन में कहा था। अब यहाँ से हमको समीकरण बनाना था, कहा गया था कि 5 वर्ष बाद जो सरोज की आयु होगी, तो सरोज की वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष बाद 5 ही साल बढ़ेगी तो x + 5 हो जाएगी। माता जी की वर्तमान आयु की तिहाई है, ठीक है 1/3 है कहा गया है, तो वर्तमान आयु कितनी है 6x, तो 6x की 1/3 मैंने कर दिया, 1/3 भाग कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगी सरोज की 5 वर्ष बाद की आयु।
तो दोनों बराबर, ठीक है। अब यहाँ से इसको नॉर्मली हमने समीकरण को बनाकर चरों को एक तरफ कर लिया लेफ्ट साइड में और संख्याओं को राइट साइड में, और इसको सोल्व किया तो x की कीमत कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। अब x की कीमत हमको यहाँ पर पूछा गया था, x दिया था सरोज की आयु और माता जी की आयु 6x, तो यहाँ पर x की कीमत हमने रख दिया, तो x बराबर तो 5 ही था, तो 5 वर्ष सरोज की आयु हो गई और 6x थी माता जी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर 6x की जगह 5 रखा तो ये हो गया 30 वर्ष। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है महोली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। महोली कोई गांव होगा, उसमें एक छोटा सा आयताकार, ये ध्यान रखना, आयताकार भूमि का टुकड़ा है जिसे विद्यालय बनाने के लिए रखा गया है। आगे क्या कहा गया है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में हमको अनुपात दिया है 11:4, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। आगे देखते हैं, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़, अब ये बाढ़ क्या होता है, तो बाढ़ का मतलब ज़मीन को घेरने के लिए आसपास या तो जाली बंधा देना या किसी तरीके का तार लगवाना या फिर डोरी बंधवा कर ज़मीन को घेरा जाता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है। आगे बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। मीन्स देखो ये हमको दर दिया है कि अगर ग्राम पंचायत, जो गांव पंचायत है, उनको अगर इस ज़मीन के आसपास बाढ़ बनवाना है, सुरक्षित रखना है ज़मीन को, तो वहाँ पर आसपास क्या है, इसकी घेराबंदी करवानी है ज़मीन की। जैसे मान लो ये एक आयताकार ज़मीन जिसकी बात किया जा रहा है, ये एक छोटा सा आयताकार भूखंड है, ठीक है। अगर ये आयताकार है मीन सामने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में हमको, तो यहाँ पर हमको ये कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है। अब इसकी देखो दो चीज़ हमको दिया गया है, एक तो हमको बताया गया है इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, ठीक है। अनुपात कितना है, तो 11:4 दिया गया है। अब अगर आपको पता हो कि अनुपात जो होता है ये संख्याओं का सरल स्वरूप होता है, अनुपात को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, भिन्न होता है। जैसे जो 11:4 है ये इसको हम लिखेंगे 11/4, लेकिन ये क्या होता है, तो ये संख्याओं का सरल स्वरूप होता है। क्या पता ये 110/40 रहा और काटने के बाद 11/4 बनाओ। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जब हमने किया था प्रश्नावली 2.2 में, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अनुपात को जब हटाया जाता है तब वहाँ हम चर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो यहाँ हमको उस चीज़ को डायरेक्ट हम समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर मैं जब अनुपात हटाऊंगा तो इस अनुपात को जब हम हटाएंगे तो लंबाई जो होगा उसको हम डायरेक्ट 11x लिख देंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, मीन्स ये आगे लंबाई पीछे चौड़ाई की बात किया गया है। और जो चौड़ाई होगा उसको हम डायरेक्ट 4x लिख देंगे, यानी अनुपात हटेगा तो जो संख्या है उनके साथ किसी न किसी चर का हमको प्रयोग करना है। तो ये तो बात हो गई लंबाई चौड़ाई की, जब हम अलग करेंगे तो ये लंबाई हमको 11x मिल जाएगी, चौड़ाई 4x। अब हमको समझना क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये, देखो ₹100 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का 100 रुपया की दर से टोटल इतना 75,000 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है। अब बाढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे ये भूखंड है, ठीक है, इसके आसपास मान लो इसको घेराबंदी करवाना कि इस ज़मीन को कोई ले ना सके, इसलिए देखो इस तरह से मान लो अपने समझ लेते इसकी ये घेराबंदी कराई गई है, तार बंधाकर, डोरी बंधाकर, किसी भी तरीके से जाली लगवाकर इसका क्या किया है, ये बाढ़ का निर्माण किया गया है। ये चारों बाजू से मान लो इसको इस तरह से घेर लिया गया है ज़मीन को, ठीक है। तो इस बाढ़ को खर्च कराने का टोटल हमको खर्चा दे दिया गया है 75,000 रुपये, ठीक है, और 100 रुपया 1 मीटर का यहाँ पर लगा है, इतना क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, तो इस भूखंड के माप मीन्स डायमेंशन, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है दोनों, ठीक है। तो पहले यहाँ तक इधर अपने लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात में हमको दिया है इसको हम अलग अलग करके समझते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बता देने का कि जो आयताकार भूखंड है, ठीक है, इसकी जो लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पर बताने का माना कि क्योंकि इसको हम मान ही रहे एक तरह से, ठीक है, माना कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, ठीक है, भूखंड की लंबाई अपने कितनी ले लेंगे, देखो अनुपात में 11:4 का दिया है, तो इसको हम मान लेते 11x है, ठीक है, मीटर में। ये लंबाई लेंथ मीटर में होगा, चौड़ाई भी मीटर में होगी, क्योंकि जो खर्च दिया है वो मीटर के हिसाब से ही दिया है। आगे देखते उसी तरीके से जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो जाएगी, देखो आयताकार भूखंड की यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो उसकी जो चौड़ाई होगी, लंबाई थी 11/4 हमको दिया था, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई 11 थी, तो उसको कभी भी अनुपात हटता है तो यहाँ पर चर का हमको प्रयोग करना ही है,
ठीक है। इसके पीछे अच्छे से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी था उसी प्रश्नावली 2.2 में, उसको देखो वीडियो को, आपको पता चलेगा ये चीज़ कैसे आता है। तो चौड़ाई जो होगी यहाँ सर, ये चौड़ाई हो जाएगी 4x, ये दोनों मीटर में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमने अनुपात पर से लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग लिख दिया चर के फॉर्म में। अब आगे की चीज़ को हमको समझना है, जो ये 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जो दर की बात किया गया है और टोटल व्यय, तो यहाँ पर हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि इस पर से किस तरह से अपने बाड़ की टोटल लेंथ, देखो अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा बाड़ बनाया है, कितनी लंबी यहाँ घेराबंदी कराई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बाड़ बनेगी, क्या ये कहीं ना कहीं आयत की, जो ये आयताकार है, आयताकार जमीन, क्या इस आयताकार के परिमाप के बराबर नहीं होगा। परिमाप क्या होता है, तो हमने सीखा है, परिमाप शब्द का प्रयोग ध्यान से हमने समझा है कि परिमाप जो होता है किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं का जोड़ होता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते, मान लो ए बिंदु, मान लो कोई ए बिंदु है ए, तो अगर मैं ए बिंदु से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी डी, मान लो ये कोई आयताकार भूखंड है छोटा सा, ठीक है, ए बी सी डी, तो अगर मैं ए बिंदु से स्टार्ट करें तो ए बी को हम जोड़ देंगे, बी सी को जोड़ देंगे, सी डी को जोड़ देंगे और डी ए को जोड़ देंगे, तो ये इसका टोटल परिमाप हो जाएगा। और यही परिमाप तो उसका बाड़ की बात किया जा रहा है। देखो परिमाप क्या है, हमने इसी के चारों ओर इस तरह से घेरेबंदी कराई है, तो जो बाड़ की लेंथ होगी, जो टोटल बाड़ की लंबाई होगी, वो परिमाप के, इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमको एक तो दिया हुआ है, दर दिया है कि 1 मीटर का 100 रुपया लग रहा है और टोटल खर्चा दे दिया है 75,000। क्या टोटल खर्चे और जो दर दिया है, क्या उस पर से बाड़ की टोटल लंबाई निकल सकती है? निकलेगी। देखो कैसे, एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर, छोटी सी बात। देखो इसी प्रश्न को अगर मैं छोटे अंकों के रूप में लिखता, तो देखो यहाँ से तुम क्या कहते कि अगर मैं ऐसे कहूँ आपको कि मैंने 10 रुपये के हिसाब से, रुपये 10 के हिसाब से 1 मीटर का मैंने 10 रुपया दिया है। मैं भी समझ लो एक छोटा सा आयताकार है, उसमें ये छोटा सा आयताकार है, इसमें मुझे बाड़ बनवाना है, इसके आसपास घेराबंदी करवानी है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ठीक है। लंबाई 2-2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है इस आयताकार भाग की। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मैंने 10 रुपये में 1 मीटर की दर से इसमें करवाया है, यानी 1 मीटर बाड़ बनवाया और रस्सी बंधवाया, समझ लो हमने। तो 1 मीटर जब मैंने रस्सी यहाँ से, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की रस्सी जब बंधवाई होगी, तो उसका मेरे को 10 रुपया देना पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मैंने टोटल अगर 60 रुपया दिया है, ठीक है। अभी तो चलो मैंने यहाँ पर लेंथ बता दिया, अगर मैं आपको टोटल लेंथ नहीं बताता बाड़ की, इसको हटा दूँ, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कहूँ कि मैंने 60 रुपया दिया है, तो मैंने कितना बाड़ बनवाया होगा, इसके आसपास कितनी जगह होगी। तो आप कहोगे सर 10 रुपये में अगर 1 मीटर बनाए तो 60 रुपये में 6 मीटर बना होगा, सीधी सी बात है, यानी 6 मीटर टोटल इसकी बात होगी, यानी जो बाड़ की लेंथ होगी, जो आयताकार का परिमाप होगा इस छोटे वाले, वो 6 मीटर ही होगा, ठीक है। तो वही लॉजिक अगर हम यहाँ लगाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने किया क्या, अगर हम ये समझे कि हमने किया क्या, तो हमने क्या किया, जो 1 मीटर का जो रुपया था, 1 मीटर का जो रुपया था और जो टोटल रुपये थे उसको डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया उसमें हमको कितना मीटर हमने बनवाया है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। देखो यहाँ पर कहा गया है कि ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा गया है कि ₹100, ठीक है, ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ है 75,000 का, और 100 रुपया 1 मीटर का लगा है, ठीक है, ये बात है। अब इसी चीज़ को हम देखो कैसे करेंगे। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि 100 मीटर बाड़ कराने का खर्च जो है, देखो बाड़ बनाने का अथवा बाड़ कराने का, देखो इस तरह से हम तुलना कर लेते हैं कि ₹100 में कराए गए बाड़ की लंबाई, तो बाड़ की लंबाई 100 रुपये में कितनी है, तो देखो जो बाड़ की यहाँ से लंबाई हो जाएगी वो कहोगे आप 100 रुपये में 1 मीटर हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको कहा है कि ₹100 में 1 मीटर की दर से, ठीक है, तो 1 मीटर 100 रुपये में हो रहा है। टोटल उसको कितना दिया गया 75,000, तो 75,000 रुपये में कितनी रुपये 75,000 जो है, ठीक है, 75,000 रुपये में कराए गए बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, कराए गए बाड़ की, जो बाड़ की यहाँ से लंबाई आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो जो टोटल रुपया है, ठीक है,
टोटल दर देखो, यहाँ पर हमको टोटल मैंने आपको कहा 60 रुपया है, ठीक है। एक मीटर का कितना लगा, जो दर होता है 10 रुपया था, तो आपने कहा सर 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, यानी प्रति जो 1 मीटर का होता है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मली। तो 75,000 रुपये में कराए गए बाढ़ की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो टोटल 75,000 रुपया है, क्लियर। देखो, और 1 मीटर का कितना रुपया दिया गया था, 100 रुपया। तो अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये जो 750 आया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ से जो 75,000 रुपये में कितना बाढ़ की लंबाई है, तो कुल बाढ़ की जो लंबाई हुई, ठीक है, ये कितनी आ गई, तो यहाँ से आ जाएगी 750 मीटर। तो ये हमको इतना सा लॉजिक यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर दर दे के हमको टोटल लंबाई पूछी एक तरह से, क्योंकि बाढ़ की लंबाई पता होगी तो यही जो बाढ़ की लंबाई होगी, ये बाढ़ की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये बाढ़ की कुल लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते बाढ़ की कुल लंबाई, ठीक है। ये तो हो गई बाढ़ की कुल लंबाई की बात। तो ये जो बाढ़ की कुल लंबाई होगी, ठीक है, 750 मीटर, यही क्या हो जाएगा, तो यही आयताकार भूखंड का परिमाप हो जाएगा। आयताकार भूखंड का परिमाप उतना ही होगा जितना बाढ़ की लंबाई होगी। तो क्यों, क्योंकि ये हमने शुरुआत में देखा कि जितना लंबा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाढ़ बना होगा, क्योंकि बाढ़ जो बनता है वो परिमाप को ही दर्शाता है एक तरह से, क्योंकि किनारे पे बनाया जाता है। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक बाढ़ की, यहाँ से यहाँ तक, जब हम चारों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 750 आ रहा है, ठीक है। और यही तो क्या होता है, चारों भुजाओं का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो एक तरह से ये जो बाढ़ की कुल लंबाई है वो क्या दर्शा रहा है, तो वो क्या दर्शा रहा है, आयताकार का परिमाप दर्शा रहा है, परिमाप, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया परिमाप। अब देखो आयताकार का अगर परिमाप का हम फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या होता है आयताकार के परिमाप का, 2 ब्रैकेट में L + B, देखो लगाते, तो यहाँ से जो आयताकार का परिमाप होगा हमको पता है, तो यहाँ से परिमाप का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे आयताकार के, तो परिमाप होता है 2L + B। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि इसमें देखो 2 बार लेंथ आती है तो 2L होता है, और 2 बार यहाँ से चौड़ाई आती है तो 2 बार B होता है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन ले लेते, 2L आता है 2B आता है, फिर 2 कॉमन लेते तो L + B बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने परिमाप निकाल लिया है 750, तो हम परिमाप की जगह रख देते 750। अब यहाँ पर 2 वैसा का वैसा, आयताकार भूखंड की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 11x, और चौड़ाई कितनी थी, 4x। तो अगर मैं यहाँ L की जगह रख दूँ 11x और B की जगह रख दूँ 4x, तो ये किस तरह से देखो, अब ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब इसका पक्षांतर इस तरफ बाईं ओर करेंगे तो 750 के क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा 2, और यहाँ से देखो 11x और 4x ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15x। तो यहाँ तक देखो, आगे देखते, अगर देखो 2 से इसको हम काट सकते, तो 2 एकम 2, इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6, एक इधर जाएगा, 2 7 14, फिर यहाँ पर एक जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 375/1, इसको हम क्या गिनेंगे, 375, पीछे लिखते आगे देखो। तो यहाँ पर आया 375/1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर 15x। अब हमको x की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में सामने पक्षांतर करेंगे, तो 375 के साथ ये 15 मल्टीप्लाई में x के साथ था, तो सामने डिवाइड में आ जाएगा =x। अब देखो 15 से ऊपर नीचे पूरी तरीके से कटता है, तो 15 से ही काट देते, 15 एकम 15, देखो 15 दूनी 30 होगा, 7 इधर जाएगा, 15 पचे 75, यानी 25/1 आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं 25 = x, या फिर यहाँ से कह सकते हैं x = 25। तो ये तो हो गया x की कीमत। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा है कि भूखंड का हमको क्या निकालना है, माप निकालना है, डायमेंशन मीन्स की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 11x है, और चौड़ाई कितनी है, 4x है। तो जो x की कीमत है इसमें हमको रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर x की कीमत रख देते, देखो तो इस भूखंड की जो आयताकार भूखंड है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लिख देते पूरा, आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई = कितना था, तो यहाँ पर लंबाई थी 11x। अब 11 तो वैसा का वैसा, x की कीमत हमने निकाला, तो x की कीमत यहाँ पर 25 रख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, तो 275 मीटर। तो ये तो हो गई लेंथ, ठीक है, ये तो लेंथ हो गई इसकी, टोटल इस ज़मीन की लेंथ हो गई, मीन्स इतना भाग, ये 275 मीटर इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है। अब चौड़ाई भी निकालते हैं, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई के लिए क्या कहा गया है यहाँ पर, देखो
तो वैसा का वैसे लिख देते। देखो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो यहाँ से जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 4x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते 4x, x की जगह कितना है 25, तो 4 वैसा का वैसा, x की जगह हमने 25 रखा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 होता है, तो 100 मीटर यहाँ से क्या आ गया, तो ये हो गई आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो इस तरह से हमको निकालना था चौड़ाई और लंबाई। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो बेसिकली यहाँ पर हमने निकाला कैसे, तो परिमाप की सहायता से। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखना होगा हमको। देखो एक बार वापस समझ लेते थोड़ा सा पॉइंट। देखो एक चीज़ यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी कहा जा रहा है क्वेश्चन में उसी हिसाब से हमको चलना है। अब यहाँ पर जो बाड़ बनेगा, दिमाग में हमारे ये आना चाहिए, बाड़ का मतलब क्या होता है, तो कोने कोने पर घेराबंदी कराना, इसको घेरना, ठीक है। और जो घेरा जाता है तो इस घेरने के लिए जो भी बाड़ बनाया जाएगा, तार बांधा जाएगा, जो भी प्रोसेस होगी, मान लो यहाँ पर तार बांधा गया है, तो तार की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगा, एक तरह से चारों भुजाओं का जोड़ ही होगा। और चारों भुजा का जोड़ क्या होता है, परिमाप होता है। तो अगर मुझे ये तार की टोटल लेंथ पता चल जाए, जो बाड़ बनाई गई उसकी टोटल लेंथ पता चल जाए इसके आसपास, तो वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और आयताकार की लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, ठीक है। और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b। तो l और b की कीमत हम रख देंगे, क्योंकि देखो अगर समझे तो हमको x की कीमत चाहिए, तो समीकरण बनाना है, दोनों बाजू तुलना करना है। तो लंबाई और चौड़ाई हमको दिया है, तो हम क्या करते हैं, परिमाप के आधार पर ही तुलना यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह से कभी दर दे दिया जाए कि 100 रुपये में 1 मीटर कराया जा रहा है और टोटल खर्चा दे दिया जाए, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल खर्चा होता है अगर उसको दर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, जो 75,000 था उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन हो, देखो जैसे मैं तुमको कहूँ कि मैंने 100, मान लो मैंने 100 रुपये की दर से ही खर्चा, 100 रुपया 1 मीटर का मैंने बाड़ बनवाई है मैंने, ठीक है। मैंने टोटल सामने वाले को 1,000 रुपया दिया है, 1,000 रुपया दिया है, तो मैंने कितने मीटर बाड़ बनवाई है, ठीक है। तो 100 रुपये में 1 मीटर वो करके मुझे दे रहा था, तो 1,000 रुपये में उसने कितना करके दिया होगा, 10 मीटर ही करके दिया होगा ना, ठीक है। तो ये बात हो गई टोटल। देखो जब यहाँ पर 1,000 था तब हम डायरेक्ट समझ लेते कि 100 रुपये में 1 मीटर कर रहा होगा, तो 1,000 में क्या कर रहा होगा, 10 मीटर। तो नॉर्मली हम करते क्या है, तो हम जो दर होती है, जो 1 मीटर का जो खर्च होता है और जो टोटल खर्च होता है उसको आपस में डिवाइड कर देते, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर हमको टोटल खर्च दिया था 75,000 और 1 मीटर का 100, तो मैंने 100 से जब इसको डिवाइड किया तो ये जो आया 750, ये बाड़ की टोटल लंबाई आ गई कि कुल यहाँ पर देखो 1 मीटर के हिसाब से 100 रुपया लिया गया होगा। तो ऐसे करते करते 75,000 रुपया टोटल उसने लिया है हमसे, तो यानी 750 मीटर का यहाँ पर बाड़ बनवाया है। और ये जो 750 मीटर का बाड़ होगा ये क्या दर्शा रहा है, तो ये इसका परिमाप दर्शा रहा है। तो वही हमने बता दिया कि जो बाड़ की कुल लंबाई होगी 750 मीटर, वही क्या होगी, आयताकार भूखंड का परिमाप होगा। और जैसे ही हमको परिमाप पता चलेगा तो हम परिमाप का फॉर्मूला रख देंगे। एल और बी हमको पता है, एल बी क्या है, तो एल की कीमत हमने 11x लिया है और बी की कीमत 4x, अनुपात को हटाने पर दोनों के साथ एक एक चर हमने रखा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कीमत थी वही रख दिया, नॉर्मली समीकरण बन गया, 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर ला दिया, डिवाइड हो गया, तो ये 375 बराबर 15x। फिर हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर x की कीमत निकाली, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, x के साथ अपोन में चला गया, पूरी तरीके से इसने 15 से ये 375 कट गया 25 बार में, तो x की कीमत यहाँ से आ गई 25। तो ये जो x की कीमत थी, हमको तो पूछा था इसके माप बताना था, डायमेंशन बताने थे, मीन्स लंबाई और चौड़ाई पूछा था। तो ये तो x आया, लंबाई कितनी है, तो लंबाई 11x थी, ठीक है, और लंबाई 11x थी, x की कीमत हमने 25 रखा, तो ये 275 हो गया। और चौड़ाई कितनी थी, 4x, तो यहाँ x की कीमत रखा 25, तो ये बन गया 100 मीटर। तो इस तरह से हमको परिमाप के आधार पर लंबाई और चौड़ाई निकालना है इस आयताकार भूखंड के, जिसे विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।